सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में आज हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, ऊष्मागतिकी संबंध। तो ऊष्मागतिकी संबंध में अपना जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा मैक्सवेल की ऊष्मागतिकी संबंध। इन ऊष्मागतिकी संबंधों को ही मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। किसी निकाय की ऊष्मागतिकी अवस्था को कुछ चर राशियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन चर राशियों को ऊष्मागतिकी निर्देशांक भी कहते हैं। ये चर राशियाँ जो है वो दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी हैं। इन चर राशियों में कुछ संबंध होते हैं। ये संबंध किसी निकाय की पूर्ण ऊष्मागतिकी अवस्था को व्यक्त करने के काम आते हैं। अतः ये संबंध स्थापित करने के लिए चर राशियों P, V, T और S के कुछ फलनों को परिभाषित किया जाता है। ये फलन जो हैं इन्हें ऊष्मागतिकी फलन या विभव कहते हैं या ऊर्जा फलन भी कहते हैं। कुछ मुख्य ऊर्जा फलन जो है वो निम्न प्रकार हैं। 4 ऊर्जा फलन हैं और चारों ऊर्जा फलनों से हमें 4 मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले फलन से। पहला जो फलन है वो आंतरिक ऊर्जा का फलन है। प्रत्येक निकाय के अणु की गति व उनमें परस्पर आकर्षण के कारण निकाय की कुल ऊर्जा होती है। यह कुल ऊर्जा गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग के रूप में होती है। इसे निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। ऊष्मागतिकी चर राशियों के फलन U के रूप में इन्हें व्यक्त किया जाता है। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो है वो निम्न संबंध द्वारा लिखी जाती है। du बराबर TdS माइनस PdV। इसे हमने समीकरण 1 दे दिया है। समीकरण 1 जो है वो आंतरिक ऊर्जा को दर्शाती है और इस समीकरण 1 का चर राशियों S और V के सापेक्ष आंशिक अवकलन कर रहे हैं। तो जब एंट्रोपी S के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो आयतन V नियत है। इस स्थिति में del U अपॉन del S when V इज कॉन्स्टेंट का मान आ जाएगा T। और जब एंट्रोपी नियत है तो आयतन के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आ जाता है माइनस का P। तो इस प्रकार समीकरण 2 और 3 से हमें आंतरिक ऊर्जा U का ऊष्मागतिकी चर राशियों PV/ST में संबंध ज्ञात होता है। अब चूंकि du जो है वो एक पूर्ण अवकलनीय है, अतः इसका हम निम्न रूप में लिख सकते हैं। del अपॉन del V del U अपॉन del S when V is constant is equal to del अपॉन del V del U अपॉन del V when S is constant। समीकरण 4। समीकरण 4 में ये जो दो मान हैं ये और ये, इन दोनों मानों को समीकरण 2 और 3 से रख देते हैं। तो 2 और 3 से रखने पे ये मान देखो, ये मान यहाँ से T आ गया और ये जो मान है वो यहाँ से माइनस P आ गया। ये मान रखने पर माइनस del T अपॉन del V when S इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस का del P अपॉन del S when V इज कॉन्स्टेंट मिल जाता है। तो हमें समीकरण 5 मिल गई है। समीकरण 5 मैक्सवेल का प्रथम ऊष्मागतिकी संबंध कहलाती है। अब हम चलते हैं मैक्सवेल के द्वितीय ऊष्मागतिकी संबंध पर। इसके लिए हम हेल्महोल्ट्ज़ फलन काम में लेते हैं। तो किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा समीकरण से du बराबर TdS माइनस PdV। तो हम जानते हैं PdV का मान जो है वो dW के बराबर होता है, तो ये रख दिया है। तो du बराबर TdS माइनस dW हो गया। यदि हम ऐसे प्रक्रम के बारे में विचार करें जिसमें निकाय व वातावरण के मध्य ऊष्मा का विनिमय संभव हो तथा उससे निकाय का ताप नियत रहे, तो इसके लिए लिखा जा सकता है TdS इज इक्वल टू dTs। यानी T जो है वो नियत है तो इसको अवकलनीय राशि के अंदर ले सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसको हमने समीकरण 6 दे दी है। तो इस प्रकार आपका ये जो संबंध है
इस संबंध को इसके उपयोग से मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ, डी यू बराबर डी टी एस माइनस डी डब्ल्यू। इसको मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है माइनस में, तो हमें मिल गया है डी यू माइनस टी एस बराबर माइनस का डी डब्ल्यू। यू माइनस टी एस को मैंने एफ लिख दिया है, तो एफ लिखने पे इस समीकरण का ये रूप मिल जाता है, डी एफ बराबर माइनस का डी डब्ल्यू, जहाँ एफ जो है वो यू माइनस टी एस है। समीकरण 8 में एफ को हेल्महोल्ट्ज़ स्वतंत्र ऊर्जा कहते हैं। इसे कार्यफलन भी कहते हैं, क्योंकि किसी निकाय द्वारा किया गया कार्य इस फलन में कमी के बराबर होता है। अतः समीकरण 8 से, ये जो आपके समीकरण 8 है, इससे डी एफ जो है वो हो गया डी यू माइनस डी टी एस। यहाँ इसका अवकलन कर दिया है, एक बार टी बाहर रह गया, डी एस हो गया, माइनस फिर एस बाहर आ गया, डी टी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सामान्य अवकलन है। यहाँ डी यू का जो मान है वो हम समीकरण 1 से रख देते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी, जो हमने समीकरण 1 में स्टार्ट किया था वही रख देते हैं। टी डी एस आपका कैंसिल हो जाता है, बच जाता है डी एफ बराबर माइनस का पी डी वी माइनस का एस डी टी। समीकरण 10 दे दी है। अब वही जो पहले संबंध में किया था वही करना है। इस डी एफ का एक बार वी के सापेक्ष अवकलन करना है और एक बार टी के सापेक्ष अवकलन करना है, क्योंकि यहाँ डी वी है, यहाँ डी टी है। एक बार इसका वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, एक बार टी के सापेक्ष। जब वी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो टी कांस्टेंट रहेगा, और जब टी के सापेक्ष करेंगे तो वी कांस्टेंट रहेगा। तो ये कांस्टेंट रख के अवकलन करने पे हमें मान मिल जाते हैं, डेल एफ अपन डेल वी टी बराबर माइनस वी, डेल एफ अपन डेल टी वी इक्वल टू माइनस का एस। समीकरण 11 और 12 मिल गई है। यहाँ आपके टी और वी जो है स्वतंत्र राशियाँ हैं, एवं डी एफ जो है वो पूर्ण अवकलन है। अतः डेल अपॉन डेल वी डेल एफ अपॉन डेल टी वी बराबर डेल अपॉन डेल टी डेल एफ अपॉन डेल वी टी हो गया। वही इन दोनों राशियों के मान रख देंगे यहाँ से मान रखने पे दोनों माइनस तक कैंसिल हो गए आपके, और मिल जाता है डेल एस अपॉन डेल वी व्हेन टी इज कांस्टेंट इज इक्वल टू डेल पी अपॉन डेल टी व्हेन वी इज कांस्टेंट। समीकरण 14 मिल जाती है। समीकरण 14 जो है वो मैक्सवेल का द्वितीय ऊष्मागतिकी संबंध कहलाती है। चलते हैं मैक्सवेल के तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध की ओर। इसे हम एंथैल्पी से प्राप्त करेंगे। एंथैल्पी को हम ऊष्माफलन भी कहते हैं। किसी निकाय की एंथैल्पी को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, H बराबर U प्लस पी वी। इसका हम अवकलन कर देते हैं, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस डी एच बराबर डी यू प्लस डी पी वी। पहले अवकलन लगा दिया है, इसका अवकलन हो जाएगा, पहले p कांस्टेंट है, डी वी रह गया, फिर v कांस्टेंट है, डी पी हो गया। इस डी यू का मान वही टी डी एस माइनस पी डी वी जान गए हम, 2-3 बार काम में ले लिया है आज ही, वो मान रख देते हैं। पी डी वी कैंसिल हो गया, टी डी एस प्लस वी डी पी बन गया है। समीकरण 16 डी एच का मान, तो डी एच बराबर टी डी एस प्लस वी डी पी हो गया है। समीकरण 16 नियत दाब पर डी पी का मान 0 होता है, इसलिए यह आपका 0 में चला जाएगा। तो डी एच का मान मिल जाएगा टी डी एस, और टी डी एस जो होता है वो माइनस का डी क्यू भी हो सकता है, क्योंकि ये ली गई ऊष्मा है बाह्य स्रोत से, और बाह्य स्रोत से किसी निकाय को दी गई ऊष्मा की मात्रा जो है वो डी क्यू है, इसलिए एच को जो है हम ऊष्माफलन कहते हैं। हमें समीकरण 16 जो मिली है, इस समीकरण 16 में हमारे पास दो राशियां हैं, डी एस और डी पी, तो वही एस और पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जब एस के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पी नियत रह जाएगा, और जब पी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो एस नियत रह जाएगा। तो समीकरण 16 में एस व पी को स्वतंत्र राशियां मानकर एच का आंशिक अवकलन करते हैं, तो हमारे पास समीकरण 17 और 18 मिल जाती है। वही प्रोसेस है संपूर्ण। अब वापस वही बात है, चूँकि डी एच जो है वो पूर्ण अवकल है, अतः डेल अपॉन डेल पी डेल एच अपॉन डेल एस के मान आ जाएंगे।
ये मान हम समीकरण 17 और 18 से रख देते हैं, तो हमें मिल जाता है del T अपॉन del P when S is constant is equal to del V अपॉन del S when P is constant। समीकरण 19 जो है वो मैक्सवेल का तृतीय ऊष्मागतिकी संबंध कहलाती है। तो इस प्रकार हमें 3 ऊष्मागतिकी संबंध प्राप्त हो गए हैं। चौथा ऊष्मागतिकी संबंध प्राप्त करने के लिए हम गिब्स फलन काम में लेते हैं। तो गिब्स फलन G द्वारा दर्शाते हैं और इसका समीकरण जो है वो निम्नानुसार होता है, G बराबर U माइनस टी एस प्लस पी वी। इसे हमने समीकरण 20 दे दी है। यदि कोई प्रक्रम समतापी है साथ ही समदाबी है, एक ही प्रक्रम पर 2 स्थितियाँ लग रही है, समतापी और समदाबी। समतापी का मतलब ताप नियत है और समदाबी का मतलब दाब नियत है। तो इसमें G को हम नियत लेंगे और इसे निम्न प्रकार लिख सकते हैं, G बराबर U माइनस टी एस प्लस पी वी, जो कि ऊपर समीकरण 20 है वही है, वो है। अब हम एंथैल्पी की परिभाषा, जो एंथैल्पी हमने ऊपर पढ़ी है वो लेते हैं। तो एंथैल्पी की परिभाषा से H बराबर U प्लस पी वी, वही इसका अवकलन करेंगे, डी एच बराबर डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी। डी यू का मान रख दिया है, वही प्रक्रिया डी यू का मान रख दिया है, पी डी वी कैंसिल हो गया है, तो डी एच का मान मिल गया है टी डी एस प्लस वी डी पी। यदि प्रक्रम समतापी और समदाबी दोनों हैं, जो कि हमारी स्टार्टिंग में कंडीशन थी, तो टी डी एस को हम लिख सकते हैं डी टी एस एवं डी पी का मान 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार डी एच का मान मिल जाएगा हमें डी टी एस, और इसको हम इधर ले लेते हैं। इधर लेते ही डी बाहर आ गया, टी एच माइनस टी एस बराबर 0, तो इसको हमने जी लिख दिया है। तो जी इस प्रकार हमें जी मिल जाता है, जैसा कि हमने द्वितीय संबंध में लिखा था हेल्महोल्ट्ज़ फलन के लिए, सेम टू सेम वही चीज़ है। तो जी का मान मिल जाता है एच माइनस टी एस बराबर कॉन्स्टेंट, क्योंकि अवकलन जब 0 है तो जी कॉन्स्टेंट होगा। तो इस प्रकार आपका फलन जी जो है वो है एच माइनस टी एस, एच का मान रख दिया है यू प्लस पी वी, और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं एफ के रूप में। समीकरण 22 जो है इसको नियत दाब पर ऊष्मागतिकी विभव या गिब्स फलन कहते हैं। अब समीकरण 20 से जो हमने स्टार्टिंग में ली थी गिब्स फलन की, उसका अवकलन कर देते हैं। तो डी जी बराबर डी यू माइनस डी टी एस प्लस पी डी वी, वो डी यू हो गया। इसका हमने 2 बार अवकलन है, पहले टी कांस्टेंट है डी एस है, फिर एस कांस्टेंट है डी टी है, और वही पहले पी कांस्टेंट है डी वी है और वी कांस्टेंट है डी पी है। यू का मान हमने रख दिया है, वही मान सेम मान है। तो इस प्रकार हमारे पास 6 पद मिल गए हैं। 6 पद में से 4 पद ये टी डी एस और ये टी डी एस, ये पी डी वी और ये पी डी वी दोनों कैंसिल हो जाएंगे। हमें मिल जाएगा वी डी पी माइनस एस डी टी, समीकरण 23। यहाँ P और T जो है वो स्वतंत्र राशियाँ हैं, इसलिए इनका आंशिक अवकलन कर देंगे। वही इस समीकरण 23 का एक बार P के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा, और जब P के सापेक्ष अवकलन होगा तो T नियत रहेगा, और फिर T के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो P नियत रहेगा। तो इस प्रकार हमें समीकरण 24 और 25 मिल जाती है। पुनः वही लाइन आ गई, डी जी जो है वो एक पूर्ण अवकलज है, इसलिए इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार लिख के ये मान यहाँ पे रख दिया और ये मान यहाँ पे रख दिया, मान रखते ही हमें समीकरण 26 मिल जाती है, जो डेल वी अपॉन डेल टी वेन पी इज कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू माइनस का डेल एस अपॉन डेल पी वेन टी इज कॉन्स्टेंट के रूप में मिलती है। समीकरण 26 है। समीकरण 26 जो है वो मैक्सवेल का चतुर्थ ऊष्मागतिकी संबंध कहलाती है। मैक्सवेल के इन ऊष्मागतिकी संबंधों को ऊष्मागतिकी विभव भी कहते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास 4 ऊष्मागतिकी संबंध मिले हैं। इन्हीं ऊष्मागतिकी संबंधों को हम मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी संबंध कहते हैं। ये संबंध जो है
वो हमें 4 राशियों दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी के रूप में मिले हैं। तो इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।